नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। और आज मैं आपके साथ 3 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा, 3 ऐसी मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स और दूसरे जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके पेशेंट्स बार बार करते रहते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं और उसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाती और वो हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ़ लेके आ जाते हैं बाद में, या फिर खुद को कोसते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं कि मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं पाऊँगा, या फिर वो अपने डॉक्टर को कोसते रहते हैं ये कह के कि इस डॉक्टर ने मेरा ठीक से इलाज नहीं किया। तो ये 3 मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये 3 मिस्टेक्स आप कभी ना करें, ताकि आपकी जो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए और आपको बार-बार कोई भी तरह की साइकियाट्रिक बीमारी ना लगे। दोस्तों, तो सबसे पहली मिस्टेक की अगर हम बात करें तो वो होती है अपने सिम्पटम्स को डाउनग्रेड करना। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कहोगे अपने साइकियाट्रिस्ट को और वो आपको नेगेटिवली जज करेगा, तो इस डर से आप अपने सिम्पटम्स उसको अच्छे से बता नहीं पाते हो। आप उनको डाउनग्रेड कर देते हो। जैसे अगर आपको बुखार आ रहा है, बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है डॉक्टर से, और डॉक्टर से आप कहोगे कि डॉक्टर साहब मुझे जो बुखार आ रहा है वो ज़्यादा बुखार नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बुखार है। डॉक्टर टेम्परेचर चेक करता है, थर्मामीटर लगाता है और उसको मिलता है 104 डिग्री, है ना? तो यही होता है साइकियाट्री में भी। लोग जो है अपने सिम्पटम्स को डाउनग्रेड करते रहते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं अगर बताऊँगा कि मुझे ये भी तकलीफ़ है, ये भी तकलीफ़ है, ये भी तकलीफ़ है, ढेर सारी तकलीफ़ है, तो पता नहीं ये डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो जब भी मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, पहले जब पेशेंट से पहली बार जब बात करते हैं, तो ज़्यादातर पेशेंट ऐसा ही करते हैं, खुल के अपनी बात नहीं बताते। अब इसका रीज़न भी है, बिकॉज़ एक रैपो होता है ना कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब इसको सब कुछ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसको मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या पता। हो सकता है कि इसके साथ मेरा एक रैपो बन जाए, तो बाद में मैं इसके साथ खुल के बात करूँ, लेकिन फर्स्ट विज़िट में डॉक्टर को सब कुछ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मरीज़ के लिए। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मरीज़ करते रहते हैं, बार-बार करते रहते हैं। अब इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो एग्ज़ैक्टली सीवियरिटी आपकी पकड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं पकड़ पाता है? क्योंकि इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। इसके लिए ना तो कोई लैब टेस्ट होता है, इसके लिए ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन होता है जो पकड़ सके। जैसे थर्मोमीटर ने पकड़ लिया कि भई ये तो हल्का-सा फ़ीवर नहीं है, ये तो 104 है। लेकिन हम जो मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल होते हैं वो कैसे पकड़ पाएँगे कि सीवियरिटी क्या है आपके मेंटल हेल्थ की? वो तो तभी पता चलेगा कि आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना शेयर करते हैं अपने डॉक्टर के साथ। उसके बेसिस पे ही साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपकी जो सीवियरिटी है उसको जज करता है कि भई डिप्रेशन है तो ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये एंग्ज़ायटी है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्या इंटेंसिटी है, साइकोसिस है तो कौन-सी इंटेंसिटी में आता है, उसकी सीवियरिटी क्या है। अब जैसी इंटेंसिटी होगी, जैसी सीवियरिटी होगी, वैसे ही दवाई वो चूज़ करेगा। तो अगर आप अपने सिम्पटम्स को कम बताओगे, अपने डॉक्टर के साथ अच्छे से शेयर नहीं करोगे, तो क्या होगा कि वो आपको कम पावर की दवाई देगा, आपको हल्की पावर की दवाई देगा। और हल्की पावर की दवाई लेने की वजह से जो आपको एक्चुअल में ज़रूरत थी कि नहीं, एटलीस्ट थोड़ी हाई पावर तो चाहिए ही चाहिए और उसी पे थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स मिलेगा, वहाँ तक डॉक्टर नहीं पहुँच पाएगा और अगर वो नहीं पहुँच पाएगा, तो आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो कभी भी अपने डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं है, हर एक चीज़ डिटेल में बतानी है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि डॉक्टर आपको नेगेटिवली जज करेगा कि आपके बारे में क्या सोचेगा। हम जो डॉक्टर्स होते हैं, हम जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हम प्रोफेशनल्स होते हैं, हम रोज़ ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता है कि किसी और की लाइफ़ में इंटरफियर करें या जज करें। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम है बीमारी का इलाज करना और जो बीमारी आप लेके आए हो, जिस सीवियरिटी के साथ आप आए हो, उसी सीवियरिटी को ध्यान में रख के ही हम आपकी दवाई चूज़ करते हैं आपके लिए। ओके, चलो तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट मेरे 30-40% पेशेंट्स करते हैं, लेकिन बाद में रिग्रेट भी करते हैं। अब ये मिस्टेक ऐसी है कि सबको खुद का डॉक्टर बनना है। उनको ऐसा है कि एक टाइम के बाद उनको पता चल जाएगा कि साइकियाट्रिक मेडिसिन्स कैसे वर्क करती हैं, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, कितने डोज़ में लेनी चाहिए, कब उन्हें बंद करना चाहिए, कब उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। तो इस मिसकंसेप्शन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो अपनी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाते। अब पेशेंट करते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ।
जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि 10 दिन तक वो दवाई लेके जाते हैं। स्पेसिफिकली फार्मेसी में कहेंगे मुझे सिर्फ 10 दिन की दवाई दो, मैं 10 दिन में देखूंगा कि दवाई असर कर रही है कि नहीं। अगर दवाई असर नहीं करेगी तो फिर मैं अपना डिसीजन लूँगा। तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ 10 दिन की दवाई लेके जाते हैं, 10 दिन की दवाई खुद से वो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। 10 दिन के बाद अगर उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो डॉक्टर को गालियाँ देते हैं, वो डॉक्टर को कोसते हैं और कहते हैं कि यार ये डॉक्टर जो है वो सही डॉक्टर नहीं है, उसने मुझे गलत दवाइयाँ दे दी, इसको कुछ आता वाता है नहीं, वो ठीक से ट्रीटमेंट कैसे कर पाएगा। 10 दिन दवाई खाई और 10 दिन के बाद उन्होंने दवाई बंद कर दी। हम स्पेसिफिकली अपने हर एक मरीज़ को बताते हैं कि दवाई का असर स्टार्ट होने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। अगर आप उसको जल्दी बंद कर दोगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, और खुद से बंद कर दोगे तो आपको नुकसान करेगी। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 6-7 दवाइयाँ होती हैं एकदम से बंद कर देते हैं, है ना। जो टेपर करने का तरीका होता है, हल्के हल्के डोज कम करना, एक एक दवाई धीरे धीरे बंद करना, वो ऐसा नहीं करते, एकदम से दवाई बंद कर देते हैं, खुद से दवाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 10 दिन में कोई भी दवाई 100% आपको रिजल्ट नहीं देगी, और अगर रिजल्ट ना दे तो आप डॉक्टर को कोसोगे, आप उसको बोलोगे कि यार इसको तो कुछ आता वाता है नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपको दवाई का असर स्टार्ट होने में, दिखने में 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। अब क्या होता है कि अगर पेशेंट ने दवाई कंटिन्यू कर ली, 3 से 4 हफ्ते का टाइम गुजर गया, तो वो क्या सोचेगा कि यार हाँ दवाई तो असर कर रही है, अब तो मैं ठीक हो गया, है ना, अब मैं ठीक हो गया तो मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो मैं दवाई बंद कर देता हूँ। ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे बुखार में पैरासीटामोल ली, है ना, बुखार चला गया तो पैरासीटामोल बंद कर दी, रोज़ थोड़ी लेनी होती है। तो लोगों के माइंड में यही मिसकंसेप्शन है कि साइकेट्री की दवाइयाँ जैसे ही सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाए दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या आप बीपी की दवाई बंद कर देते हो? अगर आप आज आपका बीपी 170/90 आता है, डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करता है, दवाई स्टार्ट करने के बाद 10 दिन के बाद आप फिर से जाते हो बीपी चेक कराते हो, अब आपका बीपी है 120/80 नॉर्मल हो गया, तो क्या आप बीपी की दवाई बंद कर दोगे? क्या आप सोचोगे कि आपका बीपी ठीक हो गया है? नहीं, वो दवाई की वजह से कंट्रोल में आया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में, बिल्कुल ऐसा ही होता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ में, कि जब आप हमारी दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं तो 3 से 4 हफ्ते लगते हैं उस चीज़ को कंट्रोल में आने के लिए। जैसे ही वो कंट्रोल में आ जाती है, क्योरेबल नहीं है, अभी तक क्योर नहीं हुई है, अभी कंट्रोल में आई है, तो जैसे ही वो कंट्रोल में आती है आपको ये लगता है कि ये तो ठीक हो गया, है ना, अब क्योर हो गया, लेकिन आप क्योर नहीं हुए थे। आपकी बीमारी कंट्रोल में आई थी, और किसी भी डिसीज़ को, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, क्योर होने के लिए 100% जब सिम्टम्स रिलीफ मिलता है उसके 1 साल तक रिकमेंड हम करते हैं कि दवाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि बार बार वो चीज़ ना आए, ताकि बार बार वो बीमारी रिलैप्स ना हो जाए। लेकिन हमारे ज़्यादातर पेशेंट खुद से ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब थोड़ा बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की। तो तीसरी मिस्टेक ये है कि जो भी पेशेंट हमारी दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सिर्फ साइकेट्रिक मेडिसिन ही उनको ठीक कर पाएगी। उनको अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लेने हैं। उनको ये लगता है कि भाई दवाई के भरोसे बैठ जाओ, दवाई को जो करना है वो करेगी और हम ठीक हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि भाई जादू मंतर हो गया, दवाई खाई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दवाई ही हमें ठीक करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि दवाई आपके दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस को तो ठीक करती है, लेकिन उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कॉजेज़ हैं उसको कैसे ठीक करेगी। जैसे कोई औरत है जिसका पति शराबी है और उसको रोज़ दारू पी के मारता है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, तो दवाई उसके माइंड को रिलैक्स तो रखेगी, लेकिन उसके डिप्रेशन के पीछे का जो कॉज है उसको कैसे ठीक कर पाएगी? दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो अब इस केस में क्या करना है कि आपने, हम इसीलिए काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं कि आप काउंसलिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको तो दवाई ठीक कर देगी, लेकिन जो रीज़न है उसके पीछे का, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, उसको तो दवाई ठीक नहीं कर पाएगी। अब दवाई उसको ठीक नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि आप फिर ये सोचते रह जाओगे कि भैया बात ऐसी है, मुझे तो पूरी लाइफ दवाइयाँ खानी पड़ेगी, मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन है नहीं। क्योंकि डॉक्टर तो है जो, जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ, जब भी एंशियस होती हूँ, डिप्रेस होती हूँ, डॉक्टर जो है वो दवाई लिखता रहता है, लेकिन घर का एटमॉस्फेयर तो वो ठीक नहीं कर पाता। काउंसलिंग से क्या होता है कि आपकी लाइफ को एक पर्पस मिलता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए।
उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल कॉज जो है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको एक डायरेक्शन मिलती है। हम जब बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो हमारा माइंड उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। जो डिसीजन मेकिंग हमारी होती है वो इम्पेयर हो जाती है। हमारे लिए बेस्ट क्या है वो हम नहीं समझ पाते, इसीलिए हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो खुद से एक पहली चीज़, कभी ये मत सोचना कि अब मैंने दवाई ले ली तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा। दवाई जो है आपके केमिकल इम्बैलेंस को तो ठीक करेगी, लेकिन उसके पीछे के जो कॉज होते हैं, उसका जो मेन रीज़न है उसको ठीक नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि लाइफ़स्टाइल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, उनकी बहुत अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल होती है, तो उसी लाइफ़स्टाइल से वो जीते रहते हैं, उसी लाइफ़स्टाइल को फॉलो करते रहते हैं, खुद में कुछ बदलाव वो नहीं लाते। अब मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी बीमारियों में जो है मोटिवेशन वो कम हो जाता है, लेकिन हम अपने पेशेंट को यही कहते हैं कि जब आप मेडिसिन स्टार्ट करोगे, आप में फुर्ती आएगी, आप में एनर्जी आएगी, धीरे धीरे आप में मोटिवेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे मोटिवेशन बढ़ता है तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी जो फॉल्टी हैबिट्स है उसको बदलना पड़ेगा। एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो आप जी रहे हो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल में आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अच्छे से आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाओगे, बार बार आप उसी लूप में फंसते जाओगे, चाहे वो एंजाइटी का लूप हो, चाहे वो डिप्रेशन का लूप हो। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और कंप्लीटली दवाइयों के भरोसे मत बैठिए, अपने 100% एफर्ट्स डालिए। 8 घंटे की नींद, एक अच्छी सोशल लाइफ, अकेले नहीं रहना, लोगों के बीच में रहना, दिल की बात हमेशा शेयर करना, फैमिलीज फ्रेंड्स के बीच में रहना, बहुत सॉलिटरी लाइफ नहीं जीनी है। मैं समझ सकता हूँ अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं, नए लोग मत अपनी लाइफ में लाइए, नए दोस्त मत बनाइए, लेकिन जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है उनके साथ तो आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ तो आप अपनी दिल की बातें कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 3 मिस्टेक्स जो मैंने आपको कही थी वो 3 मिस्टेक्स आप ना करें, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और तभी आप प्रॉपरली एक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। तभी आप इस रिकवरी फेज़ में जल्दी से जल्दी आ पाएंगे और रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर जिनको ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।